चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। IFRS 16 लीजेस में हमारा डिस्कशन चल रहा था और लीज के बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो बातें कर ली थी जरा उसको रिकॉल करते हैं। जब हमने कहा था कि लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी एसेट यूज करने का राइट दूसरी पार्टी को कन्वे कर देती है और ये राइट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है और कंसिडरेशन के बदले दिया जाता है। जो ये राइट कन्वे करेगा वो लेसर कहलाएगा और जिसको ये राइट कन्वे किया जाएगा वो लेसी कहलाएगा। देन लीज की हमने दो क्लासिफिकेशन देखी थी, या तो लीज फाइनेंस लीज कहलाएगी या लीज ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आप लेसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज जिसमें आप सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे ट्रांसफर नहीं करते। फिर हमने देखा था कि ये स्टैंडर्ड एक हमारे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम लोग अगर लीगली देखने जाएंगे तो ओनरशिप वो लेसी के पास है। वॉइस बहुत लो आ रही है। अभी कंफर्म कीजिएगा, अभी वॉइस बेहतर नहीं होगा। अभी कंफर्म कर लेंगे आप, तो वॉइस बेहतर नहीं हो। जो मेरा ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज कंफर्म कर दो, वॉइस बेहतर आ रही है। इससे पहले हुई थी। कि अभी कंफर्म कीजिएगा, अभी वॉइस बेहतर है। ठीक है भाईजान। अगर हम लोग लीगली देखेंगे तो ओनरशिप हमें लेसर की नजर आती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हैं उनका सब्सटेंस क्या बन रहा है, उनकी हकीकत क्या बन रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी डिसाइड हुई हैं कि आपने ओनरशिप का जो रिस्क है, जो रिवॉर्ड है, वो लेसी पे डाल दिया है, तो फिर आपको ये एसेट लेसी का मानना चाहिए। फिर हमने कहा था कि इस नए स्टैंडर्ड के अंदर लेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइनेंस लीज पे एसेट ला रहा है या ऑपरेटिंग लीज पे ला रहा है, दोनों की अकाउंटिंग एक ही दी हुई है। लेकिन लेसर के लिए आज भी जरूरी है कि वो अपनी हर लीज को पहचाने कि जो एसेट वो दे रहा है फाइनेंस लीज पे दे रहा है या ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है। पेपर के सवाल में आपको ये लिखा हुआ ऐसा नहीं होता कि भाई एसेट फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं या ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं। पहले आपको अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर, कुछ सिचुएशंस मौजूद हैं जो कि हमें एक गाइड करती हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस लीज मान लो। आज ज़रा पहले हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर पैरा नंबर 63 में आ जाइए। पैरा नंबर 63। बेटा पैरा नंबर 63 मैंने लास्ट क्लास में आधा तो पढ़ दिया था, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। वेदर अ लीज इज अ फाइनेंस लीज or an operating lease depend on the substance of the transaction rather than the form of the contract। ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, आपको ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस पे गौर करना चाहिए रादर देन आप उसके लीगल फॉर्म को देखने बैठ जाओ।
example of situation that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are. ये एग्जाम्पल हैं उन सिचुएशन के जो इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन आपको ये बताते हैं कि ये लीज फाइनेंस लीज है या नहीं। यानी हो सकता है इनमें से कोई एक आध बात पूरी हो जाए। अगर कोई एक आध बात भी पूरी हो जाए जब भी लीज को आप फाइनेंस लीज मान लेना। और हो सकता है इन कॉम्बिनेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में इसमें से कुछ ज्यादा बातें पूरी हो जाए, दो तीन बातें पूरी हो जाए, फिर तो और कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई ये हमारे लिए फाइनेंस लीज है। अब बेटा ये पांचों कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ, गारंटी देता हूँ जब क्लास खत्म होगी आप मेरी समझाई हुई बातों में से ज्यादातर बातें भूल चुके होंगे। ठीक है, समझाने के लिए मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, लेकिन इन सारी बातों को भूल जाओ सब चलेगा। बस एक बार याद रखना कि भाई इन पांच सिचुएशन को सर समझाते हुए कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये समझ में आ जाए कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किसके ऊपर चला गया, वो लेसी पे चला गया। बस खाली इस बात के ऊपर याद रखना। कंडीशन नंबर ए, द लीज ट्रांसफर ओनरशिप of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term। चलें भाई, लीज टर्म का मतलब पहले भी बताया था, लीज का ड्यूरेशन। अगर मेरा आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लीज टर्म 5 साल। अगर मेरा आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लीज टर्म 3 साल। अब उसका पॉइंट ये है, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, फौरन फतवा जारी कर दो ये फाइनेंस लीज है। और इफ नो, तो फिर इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज नहीं बनेगी, हो सकता है आपका कोई और पॉइंट मैच कर जाए। ठीक है, अब जरा पहले तो अपने दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट को निकाल के बाहर फेंको। हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट ये बैठा हुआ होता है कि हम जब भी कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लें आप कोई गाड़ी लीज पे ले रहे हैं, तो लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप हमें ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ऐसा अमूमन हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट होता है, भाई जब मैं गाड़ी के पूरे पैसे भर रहा हूँ तो मुझे गाड़ी की ओनरशिप भी मिलनी चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन क्या बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, आप आए, सर एक गाड़ी लीज पे चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगी। ओनरशिप चाहिए, आपने कहा हाँ हाँ ओनरशिप भी चाहिए। मैंने कहा मैं ओनरशिप नहीं दूंगा, आपने कहा जाओ भाई मैं किसी और से ले लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ ही नहीं। आपने कहा सर ओनरशिप चाहिए, मैंने कहा मैं ओनरशिप नहीं दूंगा, 5 साल के लिए गाड़ी यूज कर लो, 5 साल बाद गाड़ी मुझे रिटर्न कर देना। आपने कहा चलो यार कर लो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने एग्री किया है जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, अगर आप एग्री नहीं करोगे मैं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप भी सोच रहे होगे समाजिक ओनरशिप क्यों नहीं देगा यार, जब हम गाड़ी के पूरे पैसे भर रहे हैं। देखो अभी आपने सवाल शुरू नहीं करें, ध्यान में रखना, बच्चे आप भी नहीं हो, ये जब आप ओनरशिप नहीं दोगे तो आप भी पलट के क्या बोलोगे, मैं पूरे पैसे भी नहीं दूंगा। बात मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना। अगर 50 लाख की गाड़ी है, मैं 50 लाख भी भर दूं, 50 लाख का इंटरेस्ट भी भर दूं, फिर तो असूल ओनरशिप मुझे अमूमन मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं ओनरशिप नहीं दे रहा आपको, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे गाड़ी के पूरे पैसे भी नहीं लूंगा। तो जब वो आप सवालात करोगे समझ में आ जाएगा काम कैसे होता है। अब इसका पॉइंट क्या है, क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को आप ट्रांसफर कर दोगे? मैंने कहा जी हाँ लिखा हुआ है। बस फाइनेंस लीज है, बात खत्म हो गई। तो इतनी सी बात पे फाइनेंस लीज कैसे बन जाएगी, सोचते हैं। आप आए, सर हमें गाड़ी चाहिए टोयोटा करोला, मैंने कहा 50 लाख की गाड़ी है, सर दे दें, पैसे दे देंगे इंटरेस्ट के साथ। मैंने कहा ओनरशिप चाहिए, आपने कहा जी ओनरशिप भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब जरा देखो मेरे दिमाग में क्या चलेगा एज अ लेसन। 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो, खरीदने के बाद इस लेसी को दे दो इस्तेमाल करने के लिए। 5 साल तक ये लेसी इस गाड़ी को इस्तेमाल करेगा। फिर क्या होगा, 5 साल के बाद ये गाड़ी को रख लेगा, क्योंकि ओनरशिप तो इसको चली जाएगी, ये गाड़ी वापस तो नहीं करेगा।
ठीक है, अब ब्रॉड दिमाग से सोचना, गाड़ी खरीदो, लैसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दो और फिर दे ही दो। एक ऐसी गाड़ी जो इस्तेमाल भी लैसी करेगा, बाद में लैसी ही रख लेगा, तो खुद सोचो ऐसी चीज के रिस्क क्या मुझे अपने ऊपर रखने चाहिए? भाई मैं क्यों रिस्क रखूं? आप ही इस्तेमाल करोगे और आप ही रख लोगे, तो फिर रिस्क भी आप बर्दाश्त करो। मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि ओनर के जो रिस्क होते हैं वो किस पे डाल दूं? वो लेसी पे डाल दूं। ना समझ लेसी भी नहीं है। जब मैं उसको सारे रिस्क ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा, वो क्या बोलेगा, सर सारे रिस्क मुझ पे डाल दिए, तो फिर इस गाड़ी से जो भी फायदा उठाया जाएगा, जो भी रिवॉर्ड निकाला जाएगा, आप उसमें इंटरफेयर मत करना। मैंने कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप 50 लाख की गाड़ी, 10 लाख का इंटरेस्ट, मुझे 60 लाख रुपए दे दो। आप इससे 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, मुझे उससे क्या मतलब है भाई? तो जब हम कोई एसेट इस नियत से किसी को देते हैं कि बाद में ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, तो अमूमन कोशिश की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया जाए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किस पे चले जाए? वो लेसी पे चले जाए, और हमारा पॉइंट मीट हो जाता है, और लीज क्या बन जाती है? फाइनेंस लीज बन जाती है। सेकेंड कंडीशन, द लेसी हैज द ऑप्शन to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option become exercisable for it to be reasonably certain at the inception date the option will be exercised। और इस ऑप्शन को आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन। नाम सुना है भाई? टैक्स में भी आया होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहेंगे बीपीओ, बार्गेन परचेज ऑप्शन। अब क्योंकि आपने बोला सर टैक्स में नाम सुना हुआ है, शाबाश, क्या होता है ये ऑप्शन? भाईजान, ऑप्शन कुछ ये है कि मैं लेसी को पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप चाहिए? उसने कहा सर बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा ओनरशिप फ्री में नहीं मिलेगी, ओनरशिप लेने के लिए आपको कुछ पैसे एडिशनली और देने पड़ेंगे। उसने कहा सर कितने देने पड़ेंगे? मैंने कहा अभी डिसाइड करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। अभी तो ये गाड़ी 50 लाख की है, 5 साल में आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, अंदाजन 5 साल बाद इस गाड़ी की रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? उसने कहा सर अंदाजा ही लगा सकते हैं, हमारा ख्याल है कम से कम गाड़ी 10 लाख की तो होगी। मैंने कहा चलो मान लो, मैं भी इस फिगर को मुनासिब समझ रहा हूँ। एक काम करना, 5 साल के बाद जब ये गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए बची हुई हो, तो मुझे 10 लाख रुपए और दे देना, मैं इसकी ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम चाहो तो ओनरशिप परचेज कर लेना, नहीं परचेज करना चाहो गाड़ी हमारी वापस कर देना। मैंने कहा अच्छा ऑप्शन है ना? उसने कहा सर थर्ड क्लास ऑप्शन है। अगर इसमें थर्ड क्लास की बात कहाँ से आ गई? उसने कहा सर आज से 5 साल बाद इस एसेट की वैल्यू तकरीबन 10 लाख रुपए होगी, 10 लाख रुपए वाली चीज आप मुझे 10 लाख में ही ऑफर कर रहा हूँ, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा सर थोड़ा मेरा फायदा भी करो, मेक दिस ऑप्शन मोर अट्रैक्टिव, मेक दिस ऑप्शन मोर बार्गेन्ड। मैंने कहा बार्गेन करना है, चलो आप बार्गेन करते हैं। आज से 5 साल के बाद गाड़ी की वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपए होगी, तो उस वक्त की फेयर वैल्यू के मुकाबले में सफिशिएंटली लोअर अमाउंट, ये वर्ड लिखा हुआ है पैरा में, सफिशिएंटली लोअर अमाउंट मुझे दे देना। चलो एक काम करो, 4 लाख रुपए दे देना, मैं 4 लाख रुपए में ओनरशिप तुम्हें दे दूंगा। नहीं आप सही है। उसने कहा सर चलें कुछ मुनासिब ऑफर है, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें, देखता हूँ, अगर मुझे 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी हुई तो मैं 4 लाख रुपए देकर ओनरशिप खरीद लूंगा।
मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस sufficiently lower from fair value at the date the option become exercisable। बात अभी खत्म नहीं हुई कि अभी भी फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। अब इसमें आखिरी बात, क्या लगता है तुम ऑप्शन दे तो रहे हो, चाहे तो वो खरीद ले, क्या वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? पहले उल्टा जवाब, मुझे क्या पता, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, तुम आईएएस क्यों पढ़ रहे हो? पता तो अभी किसी को कुछ नहीं है यार, लेकिन क्या लगता है ऑप्शन अट्रैक्टिव है, ऑप्शन अच्छा है? मैंने कहा कोई ना समझ होगा जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करे। 10 लाख की चीज 4 लाख में दे रहा हूँ, अगर इसको गाड़ी इस अपने इस्तेमाल के लिए नहीं भी चाहिए हो, ये जब भी मैं कहता हूँ 4 लाख में मुझसे खरीद ले, कुछ पैसे ऊपर रख के मार्केट में बेच दे, जब भी इसको फायदा ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके ही छोड़ेगा। बस अब फतवा जारी कर दो, कौन सी लीज है? अब ये फाइनेंस, ये जो मैं इतनी सारी बातें करी है ना, ये सारी बातें पॉइंट नंबर 1 की एडवांसमेंट है। ठीक है, अब समझना इस बात को, इस पे फाइनेंस लीज कैसे बनेगी। लेसी आया, गाड़ी दे दो, मैंने कहा मिल जाएगी। कह रहे ओनरशिप भी चाहिए, मैंने कहा ओनरशिप खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए मैं तुम्हें एक परचेज ऑप्शन दूंगा, वो परचेज ऑप्शन बार्गेन्ड होगा, उस वक्त की फेयर वैल्यू के मुकाबले में कम पैसे तुम्हें अभी बता देता हूँ, इतने पैसों में चाहो तो ओनरशिप ले लेना। और जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन डाला, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। ठीक है, अब मेरे दिमाग से सोचो, गाड़ी खरीदकर 5 साल के लिए लेसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, साथ में एक ऐसा परचेज ऑप्शन दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है एक्सरसाइज हो जाएगा। ये लग रहा है ना मेरे को, मतलब ये गाड़ी वापस नहीं आएगी। यार फिर वही बात हो गई ना, गाड़ी खरीदो, 5 साल पहले आपके इस्तेमाल करने के लिए दे दो, और बाद में ये गाड़ी आप ही को दे दो, क्योंकि आपने वापस तो करनी नहीं है। एक ऐसी गाड़ी जो इस्तेमाल भी आप करोगे, बाद में मुझे लग रहा है आप रख भी लोगे, तो उस एसेट का रिस्क मैं अपने ऊपर लेने की कोशिश क्यों करूंगा? और आप खुद समझदार हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये दोनों आपस में इंसिडेंटल हैं, जुड़े हुए। देखो ये तो बेवकूफी की बात है ना, रिस्क सारा सर तबानी का हो, रिवॉर्ड सारा सर माजिर ले जाए, मुमकिन है ना? बात हजम ही नहीं होती किसी को यार। जो रिस्क लेगा वही क्या लेगा, उसका रिवॉर्ड भी लेगा ना यार। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर रिस्क आप पे डालूंगा, यकीनन आप क्या मांगोगे? रिवॉर्ड भी मांगोगे। और अगर रिवॉर्ड आप पे डालूंगा तो रिस्क में अपने पर क्यों रखूं? अब पॉइंट दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से देखना, उसमें कुछ बातें जरा देखने वाली हैं। पॉइंट नंबर बी में, लेसी has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date option become exercisable। इसमें काम का वर्ड क्या है? sufficiently lower। ये वैल्यू, परचेज ऑप्शन वाली वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो काफी कम होनी चाहिए उस फेयर वैल्यू के मुकाबले में जो 5 साल के बाद इस गाड़ी की होगी। और आगे ये भी लिखा हुआ है, फॉर इट टू बी रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन डेट दैट द ऑप्शन विल बिकम एक्सरसाइज। सर इस बात की भी रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, किस दिन पर? एट द इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की इब्तिदा को, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा नहीं यार देखेंगे 5 साल बाद क्या होगा, जी नहीं, फैसला आज करो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था क्या लग रहा था ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? या मैंने कहा इतना अच्छा ऑप्शन दिया है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज कर ही लेगा। बस अब ये क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज बन जाएगी। अब यहां पर स्टूडेंट कुछ सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर कोई इसकी परसेंटेज वगैरह है क्या? सफिशिएंटली लोअर, वर्ड तो समझ में आ गया, कम होना चाहिए, मतलब कितना कम होना चाहिए? इस बारे में बेटा कोई परसेंटेज एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आई के बड़ा ख्याल रखता है।
वो ऐसी कोई फिगर पेपर में देता है कि आपको देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। मतलब मेरे कुछ अल्फाज याद रखो, जब बार्गेन परचेज ऑप्शन की कोई फिगर सवाल में हो, बस ये याद रखना, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो हमें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, खींचे अपनी तरफ। अगर वो ऑप्शन हमें खींच रहा है अपनी तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल सवाल की बात करता हूँ। पेपर में सवाल आया शुएब लीजिंग के नाम से। उसमें यह था, कोई एसिड लीज पर दे रहे हैं 3 साल के लिए। 3 साल के बाद एसिड की वैल्यू 3 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है होगी, और लेसी को कहा गया तुम 1 लाख रुपए देकर ओनरशिप ले लेना। अब बताओ, 3 लाख वाला एसिड मैं आपको 1 लाख में दे रहा हूँ, क्या लगता है एक्सरसाइज हो जाएगा? सर कर लेना चाहिए, काफी फायदा है उसका। एक और सवाल आया मिरेकल टेक्सटाइल के नाम से। उसमें दिया हुआ था कोई एसिड 4 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, 4 साल के बाद एसिड की वैल्यू 30 लाख रुपए के आसपास होगी, और मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ आप 20 लाख रुपए देकर ओनरशिप ले लेना। अब आप बताओ, 30 लाख वाली गाड़ी कोई आपको 20 लाख में दे रहा है, क्या लगता है एक्सरसाइज हो जाएगा? सर हो जाना चाहिए, सीधा सीधा उसका 10 लाख का फायदा नजर आ रहा है। सी में आ जाओ, द लीज टर्म is for the major part of the economic life of the underlying asset, even if the title is not transferred। क्या लीज का टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, चाहे टाइटल ट्रांसफर ना भी करो? अब पहले ये बताओ इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है। मैंने आपको ये बात FA1 में भी समझाई थी। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? हाँ बेटा, इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं किसी एसेट की बेनिफिट देने की टोटल लाइफ को। हम जिस चीज पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो इकोनॉमिक लाइफ नहीं होती, वो यूजफुल लाइफ होती है। बात को समझना, मैंने एक मशीन खरीदी, कुछ साल इस्तेमाल करके आपको बेच दी, आपने कुछ साल इस्तेमाल करके किसी और को बेच दी, उसने कुछ साल बाद किसी और को बेच दी। एक वक्त आएगा लोग बोलेंगे अब ये मशीन बेकार हो गई है, किसी काम की नहीं रही। बस समझ जाना, अब उसके इकोनॉमिक बेनिफिट देने की ताकत खत्म हो गई, अब उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात? मजाक में समझो यार। एक साहब हैं, स्कूल गए, जॉब पे गए, दूसरी जॉब पे गए, तीसरी जॉब पर गए, कभी तो मरेंगे, जवाब तो दो। बस जब मर जाएंगे क्या बोलेंगे, इनकी टोटल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई। लेकिन मान लो स्कूल की लाइफ 10 साल थी, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, टोटल लाइफ का 10 साल स्कूल में गुजार के गए, 2 साल कॉलेज में गुजार के गए, ठीक है, 4 साल इस ऑफिस में गुजार के गए। लेकिन एक वक्त आएगा उनकी टोटल लाइफ खत्म हो जाएगी, बस समझ जाना इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं कोई भी एसेट कितने अरसे तक एक या एक से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकता है। अब क्योंकि वर्ड छिड़ गया है तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे स्टैंडर्ड में दी हुई है, हाथ के हाथ पढ़ लो। आ जाओ डेफिनेशन वाले पेज पे, शाबाश, डेफिनेशन वाले पेज पे। चलो बेटा, डेफिनेशन के पेज पर, पहले ही पेज पर आपके पास आ रही है डेफिनेशन इकोनॉमिक लाइफ की, मिल गई? लिखा हुआ है इकोनॉमिक लाइफ, ईदर द पीरियड over which an asset is expected to be economically usable by one or more user, or the number of production or similar unit expected to be obtained from an asset by one or more user। ये जब हम यूजफुल लाइफ की बात करते हैं ना, वहां पर मोर यूजर की बात नहीं करते, वन अपनी बात करते हैं। मशीन 50 साल चलेगी, और भाई 50 में से तुम कितना इस्तेमाल करोगे? 5 साल। तो इकोनॉमिक लाइफ 50 साल हो गई, यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? वो मेरे लिए 5 साल हो गई। चले, अब इनका पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था, क्या लीज टर्म उस एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? अगर हाँ, तो बस फौरन बोल दो ये फाइनेंस लीज है।
ठीक है। अब पहले इस बात को रफली समझो। मान लो आपने एक नई गाड़ी ली है 0 मीटर, आज कॉलेज भी लेकर आए हो। किसी आपके अच्छे दोस्त ने, एज्यूम कर लो आपका फैमिली फ्रेंड भी है, ऐसे ही बोला यार जरा गाड़ी की चाबी देना, एक राउंड मार के आता हूँ। आपने कहा कितनी देर में आ रहा हो? उसने कहा 10 मिनट में। आपने चाबी दे दी, बात बदलो। उसने कहा सर जरा गाड़ी की चाबी देना, अभी आता हूँ। आपने कहा कितनी देर में आ रहा हूँ? उसने कहा 1 घंटे में। आपने चाबी दे दी, बात बदलो। उसने कहा चाबी देना। आपने कहा कब आओगे? आपने कहा शाम तक आ जाऊंगा। आपने चाबी दे दी, बात बदलो। आप चाबी दे रहे थे, पूछा कब तक आओगे? उसने कहा आ जाऊंगा 8-10 साल में। गुस्से में क्या बोलोगे? आ क्यों रहे हो? रख ही लो किस गाड़ी को। बात गलत तो नहीं कर रहा ना? यानी नई गाड़ी है यार, तू लेके जा रहा है 8-10 साल के लिए, तो वापस क्यों कर रहा है? 10 साल बाद गाड़ी में बचा क्या होगा? समझ में आ रही है बात? गाड़ी होगी, चलती भी होगी, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है जो मैंने ली थी। बस यही बात समझो। वो कहना ये चाह रहा है कि क्या तुम जो एसेट किसी को लीज पे दे रहे हो, जितने पीरियड के लिए दे रहे हो, क्या वो पीरियड उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है? अगर एक बड़ा हिस्सा है, जब भी तुम इसको फाइनेंस लीज मांगो। एग्जांपल अब फिगर से समझते हैं। एक मशीन मैं आपको लीज पे दे रहा हूं। मशीन की इकोनॉमिक लाइफ है 20 साल। मैं आपको 12 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं। क्या 12 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? नो। 14 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं। क्या 14 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? नहीं है, नहीं है। अब मैं आपको 15 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं। क्या 15 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? यस सर। तो 14 नहीं है, 15 कैसे हो गया? इस पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट्स ने एग्री किया हुआ है एटलीस्ट 75%। ठीक है सर, एटलीस्ट हमें 75% चाहिए, कम से कम 75%। लीज का ड्यूरेशन इकोनॉमिक लाइफ का अगर 75% के बराबर हो जाए, हम उसे मेजर पार्ट मान लेते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो समझना। आप आए सर एक मशीन दे दें लीज पर, ये वो मशीन है जो तकरीबन 20 साल तक चल सकती है ऐसा हमें लगता है। मैंने कहा कितने अरसे के लिए चाहिए? पहला जवाब समझो, यार 20 साल के लिए ही दे दे। मैंने कहा ओनरशिप चाहिए? आपने कहा ओनरशिप नहीं चाहिए। बात समझो, ओनरशिप नहीं चाहिए। देखो अगर ओनरशिप दे रहा हूँ, फिर तो मैं आगे पढ़कर अपना टाइम जाया कर रहा हूँ। फिर तो मेरी पहली कंडीशन ही पूरी हो गई ना। और अगर पहली कंडीशन ही पूरी हो गई, उसी पर क्या बन जाएगा? फाइनेंस लीज बन जाएगा। मैंने कहा ओनरशिप चाहिए? कह रहे ओनरशिप नहीं चाहिए, 20 साल बाद मशीन वापस ले लेना। मैंने कहा हटा भाई, 20 साल बाद मशीन ले लेना, रख लेना। कह रहा क्यों? मैंने कहा इसकी टोटल लाइफ 20 साल, 20 साल के बाद मशीन में बचा क्या होगा? टूटी फूटी सी चीज होगी, चाहे चलती हो लेकिन वो बेकार सी चलती होगी। नहीं चाहिए वापस। बात बदलते हैं। उसने कहा सर 18 साल के लिए लीज पे दे दें। 18 साल बाद अगर मशीन वापस कर भी देगा, वो मशीन जो टोटल 20 साल चल सकती है, बताओ किसी काम की होगी? ठीक है यार, यार इस बात को मजाक में समझना, दिल पे मत लेना जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ठीक है। आज ऐसे ही पूछते हैं, हाँ भाई बच्चा अम्मी से प्यार करता है, अब्बू से प्यार करता है? ठीक है, किसी का नाम ले दूसरा बुरा मान जाता है। बुढ़ापे में आ जाओ, अब्बू को आप रख लो, अम्मी को आप रख लो, नहीं रखना। क्यों? बेनिफिट देने की ताकत क्या हो गई? खत्म। और उल्टा बोझ बन गए। अब अम्मी अब्बू बोल रहे हैं, आप बचपन में बोलते थे हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में रख लो। आप क्या बोलोगे? एक आम जिंदगी 70 साल, आप ऑलरेडी 65 साल जी चुके हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। बात मजाक में समझो, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हाँ, अगर अभी अभी बोले बेटा ज्यादा तेना पे ट्रांसफर नहीं करिए, क्या बोलोगे? अबू अब आ जाओ। तो यही बात समझने की कोशिश करो बेटा। एक एसेट है, वो कह रहा है मैं 20 साल चल सकता हूँ। लेसी कह रहा है 15 साल तो तुझे मैं निचोड़ लूंगा, बचेगा क्या तेरे अंदर? थोड़ा बहुत बेनिफिट। इसका मतलब है मेजर रिवॉर्ड कौन ले गया? वो तो लेसी ले गया मेजर रिवॉर्ड। अगर मेजर रिवॉर्ड लेसी ले गया, तो फिर रिस्क भी किस पे डालो? लेसी पे डालो। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट?
फिर बोल रहा हूँ इतनी बातें याद नहीं रखनी है, या अम्मी अब्बू की एग्जाम्पल याद नहीं, याद क्या रखना है यार। सवाल आएगा, सवाल में दिया हुआ होगा इकोनॉमिक लाइफ इतने साल है, लीज टर्म इतने साल है, कंपेयर करके चेक कर लेना। अगर 75% बन जाए तो सवाल को क्या ज्यूम कर लेना, ये फाइनेंस दीज है, और फाइनेंस दीज वाली जो भी अकाउंटिंग आप सीखो वो पेपर में कर आ जाना। पॉइंट नंबर डी को रोको, उसमें प्रेजेंट वैल्यू की मैथमेटिक्स है, कि पढ़ देता हूं भी। द इंसेप्शन डेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन एसेट। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल इसको रोको थोड़ी देर के लिए, ई में पहले आ जाओ। द अंडरलाइन एसेट is of such a specialized nature that only the lessee can use it without major modification। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट इतनी स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो पहले उसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करवाएगा। अमूमन ये वाला पॉइंट पेपर में कभी आया नहीं, ठीक है। पेपर में सवाल कैसे आते हैं, एक गाड़ी लीज पे दी, एक मशीन लीज पे दी, एक प्लांट लीज पे दिया, कोई इक्विपमेंट लीज पे दिया, वो स्पेशलाइज्ड है या नहीं नेचर नहीं बताता, लेकिन फिर भी पॉइंट है क्या वो समझना। मान लो मैं लेसर हूँ, कुछ लोग आए आगे कह रहे हैं सर कुछ प्लांट एंड मशीनें लीज पे चाहिए। मैंने कहा मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, नाम बताओ कौन सी मशीनें चाहिए। उन्होंने मशीनों का नाम बताया, नाम सुन के मैंने कहा यार मैं इतने साल से लीज का बिजनेस कर रहा हूँ, हजारों किस्म की मशीनें लोगों को लीज पे दे चुका हूँ, लेकिन जो मशीनें तुम बता रहा हो इसका नाम मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, कौन है ये मशीनें। उसने कहा सर बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें हैं, जापान में डेवलप्ड हुई हैं, पाकिस्तान में तो अभी लोग उसका नाम भी सही तरह नहीं जानते। मैंने कहा अच्छा कितने की हैं, उन्होंने कहा सर थोड़ी महंगी है, 80 करोड़ की मशीन है। पैसे सुन के मैं नहीं घबराया, क्यों, तो मैं इन्वेस्टर हूं यार, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना बड़ा मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न भी तो मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। मैंने कहा एक बात बताओ यार, 80 करोड़ की मशीन है जिसका पाकिस्तान में लोग अभी नाम भी नहीं जानते, मैं जापान से आपके लिए मंगवाऊं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भरूं, आपको इंस्टॉल करवा के दूं, ये सारे काम में लग गए मान लो 90 करोड़ रुपए, आप इन मशीनों का पाकिस्तान में करोगे क्या। उसने कहा सर ये मशीनें बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं, हम उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में बेचेंगे। मैंने कहा बिक जाएगी, अरे हाँ सर हमने इसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। रिपोर्ट मैंने पढ़ी, समझी, वाकई में ऐसा लग रहा है अगर ये मशीन इनको मिल गई ये तो मार्केट को हिला के रख देंगे। मैंने कहा फिर एक बात बताओ यार, खुदा ना खास्ता प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं चल पाई, आपने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैंने कहा सोच रेज्यूम कर लो, खुदा ना खास्ता वर्स्ट में वर्स्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं चल पा रही, फिर क्या करोगे। आपने कहा और मेहनत करेंगे, मैंने कहा कर ली, फिर भी नहीं चली प्रोडक्ट, क्या करोगे। आपने कहा करना क्या है, आके आपसे सॉरी करेंगे, आपकी मशीनें वापस कर देंगे। मैंने कहा अब जरा मेरी जगह बैठ के सोचो, ऐसी मशीनें जिनका पाकिस्तान में लोग अभी नाम भी नहीं जानते, आप मुझे वापस करके चले गए, उन मशीनों का फिर मैं करूंगा क्या, क्या स्क्रैप में बेचूं, कौन लेगा इन मशीनों को। मैंने कहा दोस्त समझने की कोशिश करो, आपसे थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, कह रहा था मुझे टोयोटा करोला गाड़ी लीज पे चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं घबराया, 2 मिनट लगे उसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि टोयोटा करोला कार एक कॉमन चीज है, अगर वो मेरे पैसे नहीं भर पाया वो गाड़ी मुझे वापस कर देगा, या मैं ले लूंगा वापस और फिर लेकर किसी और को लीज पे दे दूंगा, या मैं मार्केट में बेच दूंगा, आराम से बिक जाएगी और शायद अच्छे पैसों में बिक जाएगी। लेकिन जो एसिड तुम मांग रहे हो हाईली स्पेशलाइज्ड, तुम्हारे अलावा कोई और यूज ही नहीं करेगा, और अगर करेगा नखरे दिखाएगा, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये रख लो वो रख लो। मैंने कहा भाई टू रिस्की इन्वेस्टमेंट, मैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। उसने कहा सर कोई तो गुंजाइश निकाले। मैंने कहा गुंजाइश एक ही समझ में आ रही है, अगर आपको बर्दाश्त हो तो। आपने कहा बताओ। मैंने कहा नॉर्मली जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप लेसी पे डालने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन क्योंकि बहुत रिस्की कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं, ऑल द रिस्क ऑफ ओनरशिप किस पे डालूंगा, वो लेसी पे डालूंगा। अगर आप हिम्मत करते हो तो बात करो। आपने कहा ठीक है सर, व्हाट अबाउट द रिवॉर्ड? मैंने कहा रिवॉर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी जो पेमेंट डिसाइड करूंगा, अरे मुझे अपनी पेमेंट से मतलब है। तो जब कोई स्पेशलाइज नेचर का एसेट होता है, लेसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेसर अपने आप को सेफ साइड करने के लिए रिस्क किस पे डालने की कोशिश करेगा, वो लेसी पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, फाइनेंस लीज बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा? 4 कंडीशन अभी समझाइए क्या क्या है। क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज। क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? फाइनेंस लीज। क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? इफ यस, फाइनेंस लीज। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं करेगा? करेगा तो पहले इसमें क्या करवाएगा, मेजर मॉडिफिकेशंस करवाएगा। इस पॉइंट पे भी क्या बन जाएगा, फाइनेंस लीज बन जाएगी। पॉइंट नंबर डी तो मैंने अभी रोका ही रोका है। इसके अलावा पॉइंट नंबर ए बी सी और है पैरा 64 में। 3 एडिशनल कंडीशन और हैं कि अगर ये भी पूरी हो जाए तो लीज को फाइनेंस लीज मान लेना। मैं इन 3 को भी अभी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सवाल शुरू नहीं करें तो आपकी समझ में बात इतनी अच्छे से नहीं आएगी। चलिए सर मान लेते हैं लीज फाइनेंस लीज है, मान लेते हैं, या फाइनेंस लीज नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? लेसी को तो फर्क नहीं पड़ता, लेसर को पड़ता है। अगर फाइनेंस लीज निकली तो उसकी अकाउंटिंग कुछ और है, ऑपरेटिंग निकली तो उसकी अकाउंटिंग कुछ और है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था लीज का बिजनेस लेसी नहीं कर रहा, लेसर कर रहा है। लेसर का काम थोड़ा टेक्निकल है, लेसी का काम थोड़ा आसान है, वो आप आराम से समझ सकते हो। तो हम पहले उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अब शुरू कर रहे हैं बेटा कि जब कोई लेसी एसिड लीज पे लाता है उस वक्त उसने अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब इसकी अकाउंटिंग पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ के इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आ जाओ पैरा नंबर 22 में। नहीं बेटा, याद दहानी के लिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि अगर आप लेसी की अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, फाइनेंस लीज हो प्लस या ऑपरेटिंग लीज हो, दोनों की अकाउंटिंग लेसी के लिए क्या है, सेम अकाउंटिंग। लेसर के लिए अलग अलग है, लेसी में सेम है। अब वो अकाउंटिंग क्या है? अब यहाँ से बेटा हम कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ हमें कुछ एंट्रीज समझा रहे हैं और उनकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ठीक है, पहले पैरा नंबर 22। पैरा 22 जिस पर हमारी हेडिंग आ रही है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन की हेडिंग आपके लिए कोई नई नहीं है, आप FER1 से कई IAS में पढ़ते हुए आ रहे हो। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, कि जब मैं कोई एसिड लीज पे लाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूं, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करूं। एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall recognize a right of use asset and a lease liability। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू हो, कमेंसमेंट डेट, लेसी को चाहिए लीज पर लाए जाने वाले एसेट को रिकॉग्नाइज करें। किस नाम से रिकॉग्नाइज करें? राइट ऑफ यूज के नाम से। और लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करें। जब लेसी एसेट को लेकर आएगा उस वक्त वो पहली एंट्री बनाएगा, राइट ऑफ यूज डेबिट।
लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये लेसी की पहली एंट्री है। आवाज ध्यान में आ रहा होगा समाजित? ये मशीन के नाम से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा, व्हीकल के नाम से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा? देखो, अभी ये व्हीकल आपका है ही नहीं, ठीक है, और लेसी को तो ये देखना भी नहीं है कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। वो सिंपली क्या बोलेगा, मैं एक गाड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन ये गाड़ी मुझे दी गई है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे राइट दिया गया है कि मैं इस गाड़ी को यूज कर सकता हूँ। वो गाड़ी को यूज करने का राइट लेकर आया है, लीगल राइट लेकर आया है, उसने अपने राइट को यूज कर लिया। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज की नेचर है एसेट, ये हमारा एसेट है, और अगर ये एसेट है तो कहाँ जाएगा, सॉफअप में जाएगा, हम इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। लीज लाइबिलिटी के आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, नाम क्या है इसका, लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी बीच में कहाँ से आ गई? भाई 100 रुपए की गाड़ी फ्री में तो नहीं मिली है ना, तुमने उसको बोला होगा ना तुम्हारे 100 रुपए दे दूंगा, तो 100 रुपए तुम किस में रिकॉर्ड करो, अपनी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करो। अब अगला स्टेप, जब हम ये एंट्री बनाएंगे, ये एंट्री किस वैल्यू पे बनाए, तो इसके लिए अगले पैरा में आओ, मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, initial measurement of the right of use asset and the commencement date, a lessee shall measure the right of use asset at cost। राइट ऑफ यूज जब भी रिकॉग्नाइज होगा, हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा। किस पे रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा। आप जो राइट लेकर आए हो यूज करने का, उसकी कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाईजान ये कॉस्ट कैसे निकलती है, तो कॉस्ट निकालने का अगला पैरा है, द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज। यहाँ पे चार बातें बता रहे हैं, ये चार चीजें हैं जिनको मिलाओ तो क्या बनता है, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट बनती है। कई बार एक जुमला आपको बोल चुका हूँ यार, कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है। वही मसला भी यहाँ पे भी उठेगा, यहाँ पे भी कॉस्ट को निकालना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके राइट ऑफ यूज की कॉस्ट निकलती है। फिलहाल कॉस्ट को कुछ देर के लिए रोको, याद क्या रखना है, राइट ऑफ यूज जब भी पहली बार रिकॉर्ड होगा हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अब अगला स्टेप, राइट ऑफ यूज तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करवा देंगे, लीज लाइबिलिटी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करवाएं, इसका अलग पैरा है, पैरा 26, पैरा 26, initial measurement of the lease liability and the commencement date, a lessee shall measure the lease liability and the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payment shall be discounted using the interest rate implicit in the lease if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the lessee shall use the lessee's incremental borrowing rate। दोस्त, अब जरा लंबी कहानी है, ठीक है, उस कहानी को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करनी है। लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी वो हमेशा होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर। जी भाई, किस पे रिकॉर्ड होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो तो आपको पता है, क्यूटी सबने पढ़ा हुआ है। सर ये लीज पेमेंट क्या होती है,
हमारे स्टैंडर्ड में लीज पेमेंट की एक लंबी चौड़ी आधे पेज की डेफिनेशन है, अभी मत निकालना, पूरी समझ नहीं पाओगे, मैं इसको थोड़ा मुख्तसर कर देता हूँ। आप आए, सर 50 लाख वाली गाड़ी लीज पे दे दो। मैंने कहा देखो भाई, इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, 10 लाख का इंटरेस्ट रखूंगा, टोटल 60 लाख रुपए आपसे लूंगा, 5 साल में लूंगा, ठीक है। और मान लो हर महीने 50,000 रुपए लूंगा, 50,000 रुपए कर करके 60 लाख रुपए 5 साल में दे देना। आपने कहा एग्री। अब मैं आपसे 60 लाख रुपए ले रहा हूँ, लेकिन 50,000 कर करके ले रहा हूँ, और ये सारे पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ फ्यूचर के अंदर। ये सारे पैसे आप मुझे अभी तो नहीं दोगे ना, थोड़े थोड़े करके 5 सालों में दोगे। तो ये 60 लाख अगर मेरी नजर से देखो, ये फ्यूचर की वैल्यू है। ये फ्यूचर में लेसी मुझे 60 लाख की पेमेंट्स करने वाला है। वो पेमेंट, वो अमाउंट जो लेसी हमें पे करेगा, उसे हम कहते हैं लीज पेमेंट्स, ठीक है। और क्योंकि ये फ्यूचर की वैल्यू होती है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू को किस पे लाना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। आपने कहा हमारी प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों लाए, बेटा लाइबिलिटी आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जब लाइबिलिटी आज रिकॉर्ड करोगे तो वो आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी ना। सिंपल बात करता हूँ, बैंक से 100 रुपए का लोन ले रहा हूँ, बैंक कह रहा है इंटरेस्ट मिला के 150 रुपए लूंगा 5 साल में। जब बैंक से 100 रुपए लोगे, एंट्री बनाओगे कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट 100 रुपए, एंट्री 150 की तो नहीं बनाओगे ना, क्योंकि 150 के अंदर जो बाकी 50 रुपए है वो फ्यूचर का इंटरेस्ट है, जो अभी मुझ पर लगा ही नहीं है। एक ऐसा इंटरेस्ट जो मुझ पर अभी लगा ही नहीं है, मैं उसे अभी से अपनी लाइब्रेरी में कैसे डाल सकता हूँ। तो लाइब्रेरी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है, अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। हम ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली कैसे जाए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे एडविटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हर फॉर्मूले में एक चीज होती है 1+i, इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाते हैं, हमें कोई डिस्काउंट रेट चाहिए, जिसे आप इंटरेस्ट रेट भी कहते हो। ये जो डिस्काउंट रेट आप इस्तेमाल करोगे, ये दो में से कोई एक होगा। या तो ये होगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और अगर सवाल में ये वाला नहीं हुआ तो फिर आपको दूसरा रेट इस्तेमाल करना है। सर वो कौन है, वो है लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इन दो में से कोई एक रेट आपने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए। अब ये दोनों होते कौन है भाई, हमारे आईएएस में बेटा इन दोनों की एक तगड़ी किस्म की डेफिनेशन दी हुई है, जरा उसको देखना वहां आज और डेफिनेशन में। डेफिनेशन का पहला पेज, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। The rate of interest that causes the present value of A, the lease payments, and B, the unguaranteed residual value to equal the sum of number one, fair value of the underlying asset, and number two, any initial direct cost of the lessor। यकीनन सर से गुजर गया होगा मैं ये क्या कह रहा है, परेशान नहीं हो। ये कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो फिर क्या है सर ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो सर क्या कहती है इक्वेशन, इक्वेशन कहती है
present value of lease payment together with present value of UGRV stand for unguaranteed residual value always equal to fair value of the asset plus initial direct cost of lessor. जिस जगह पर जिस आई के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बस उस आई को हम एक नाम देते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज। पहले कॉपी कर लो, बताता हूं क्या चीज है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। चलिए बेटा, बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, बातें ऐसी हैं जिनको इस वक्त ज्यादा समझने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छी समझ नहीं पाओगे। लेकिन क्या है, बात किए बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी शुरू शुरू की क्लासेस के बीच में वर्ड घुस गए। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, कुछ दिन के बाद ये इक्वेशन आपकी समझ में पूरी आएगी। और 4-5 सवाल ऐसे पास पेपर के हैं जो इस इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व होंगे। लेसी आया, सर एक एसिड लीज पे दे दे। मैंने कहा दे देता हूँ, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उसने कहा कितने परसेंट? मैंने कहा 10%। मैंने 10% के हिसाब से सारी पेमेंट्स कैलकुलेट करी, उसको बता दी, उसने एग्री कर ली। मेरा आपका एग्रीमेंट हो गया। उसमें लिख दिया कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 10% का इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया गया। वो इंटरेस्ट का रेट जो लेसर लेसी से चार्ज करता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इम्प्लिसिट कहते हैं बिल्ट इन, शामिल होने को। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। लेकिन स्टैंडर्ड में एक अजीब सी बात लिखी हुई है। सर वो क्या? पैरा नंबर 26 को फिर देखो, उसमें लिखा हुआ है एट द commencement date lessee shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at the date. The lease payments shall be discounted using interest rate implicit in the lease if that rate can be readily determined. ये अजीब सा लिखा हुआ है यार। प्रेजेंट वैल्यू लेसी जब भी निकालेगा, हम लेसी के पैरा पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू लेसी जब भी निकालेगा उस इंटरेस्ट रेट पे निकालेगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन है, इम्प्लिसिट है। बट लिखा हुआ है इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड, अगर वो रेट आप डिटरमाइन कर सको तो क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा 10% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखूंगा कि मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, लेकिन
एक्चुअल इंटरेस्ट 10% चार्ज हो रहा नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या हो रहा होगा? इससे थोड़ा ज्यादा ही चार्ज हो रहा होगा। तो सर ये क्या कहानी है? ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा हूं मैं, 10% पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, हालांकि नहीं बना हुआ। अब क्या बोल रहा हूँ, ये ले भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ली, चले गए, अब लेकर आ गए, स्टैंडर्ड कहता है ढूंढो ये कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के वर्किंग कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा सर मैंने ढूंढ लिया, ये 17% चार्ज कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू 10% पे नहीं, किस पे निकलेगी? 17% पे निकलेगी। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम लोग काम करते थे लीज के ऊपर, तो एक्सेल की शीट लगाते थे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का आईआरआर निकालते थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिर कहीं जाके ये रेट पकड़ में आता था। सर कि हमें ये सब कुछ पेपर में करना है? कुछ भी नहीं करना है। पेपर में रेट दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, वो 10% हो, 12% हो, 15%, जो भी रेट दिया हुआ हो, प्रेजेंट वैल्यू किस में निकालनी है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज में निकालनी है। अगर पता हो तो, सवाल में दिया हुआ हो तो, कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर पता हो तो ना पता हो तो, या मैं नहीं निकाल पा रहा, अब क्या करूं? दूसरा ऑप्शन आगे लिखा हुआ है, इफ दैट rate कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। अगर तुम उस रेट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे दोस्त, फिर क्या करना? लेसी को चाहिए कि वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करे। ठीक है सर, अब ये बोरिंग रेट की अपनी एक डेफिनेशन है, आ जाओ फिर डेफिनेशन में। लेसी के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे आ जाओ। ये दिया हुआ है डेफिनेशन के सेकंड पेज पे, सेकंड लास्ट डेफिनेशन, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, the rate of interest that a lessee would have to pay to borrow over a similar terms and with a similar security, the fund necessary to obtain an asset of a similar value to the right of use asset in a similar economic environment. हाँ सर, बोरोइंग कॉस्ट पढ़ा हुआ है ना भाई, वही कॉन्सेप्ट दे रहा है। कह रहा है बोरिंग रेट लेसी का वो रेट होता है कि अगर हम इसी एसेट को इस लेसर से लीज पे ना लेते, किसी बैंक से बोरिंग करके लेते, मान लो मैं बैंक से बोरिंग कर रहा हूँ, उनसे बोरिंग करके लेते, तो अमूमन जो लोग तुम्हें बोरिंग देते हैं वो तुमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? मैंने कहा सर नॉर्मली मेरा बोरिंग रेट वो 12% है। बस हो गई बात, तुम 12% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इसमें निकाल लो, 12% पे जांच छुटी तुम्हारी। अब पेपर में हमने क्या करना है? पेपर में बेटा आपको दिया हुआ होगा इंटरेस्ट रेट, या तो दिया हुआ होगा कोई एक, अगर वो इम्प्लिसिट वाला रेट है उसी पे निकालो, अगर एक ही रेट है और वो बोरिंग वाला रेट है उसी पे निकालो प्रेजेंट वैल्यू। अगर दोनों दिए हुए हो तो हाँ अब समझ लो, अगर दोनों दिए हुए हो तो फिर आप ये बोलना, हूं मैं लेसी, लेकिन मुझे प्रेजेंट वैल्यू कौन से रेट पे निकालनी है? लेसर वाले रेट पे निकालनी है। किस पे निकालनी है? लेसर वाले रेट पे। और लेसर वाले रेट का नाम क्या है? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ये रेट कैसे निकाला जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आगे जाके बात आपकी समझ में भी आ जाएगी। हम बेसिकली थे कहाँ पर सर? हम तो अपनी पहली एंट्री बना के फंस गए थे सर। पहली एंट्री जैसी हमने बनाई, हमें पता चला कि जब भी कोई लेसी एसेट को लेकर आएगा, वो राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करेगा। राइट ऑफ यूज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। और अभी अभी जो डिस्कशन करा है उससे एक बात समझ में आई, लीज लाइबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लीज पेमेंट को शॉर्ट फॉर्म में एलपी हम लिखते हैं नॉर्मली, लीज पेमेंट। तो राइट ऑफ यूज हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा लीज लाइबिलिटी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में यकीनन आ रहा होगा, क्या सर माजिद जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या ये एंट्री टैली करेगी? हमेशा? हमेशा नहीं करेगी, शुरू के चंद सवाल तक करेगी।
बाद में जाकर ये एंट्री आउट होना शुरू हो जाएगी। कॉस्ट हमारी या तो ज्यादा आ रही होगी, लाइबिलिटी कम आ रही होगी, या कभी हमारी लाइबिलिटी ज्यादा आ रही होगी, कॉस्ट कम आ रही होगी, तभी एंट्री टैली कैसे होगी? वो सब टैली हो जाएगी। कुछ झगड़ा उठेगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का, कुछ झगड़ा उठेगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का। इन चीजों को प्लस माइनस करवाएंगे तो आपके पास ये फिर टैली कर जाएगी। लेकिन बहरहाल याद क्या रखना है, अगर मैं लेसी हूँ, जब भी कोई एसेट लीज पे लाऊंगा, पहली एंट्री क्या बनाऊंगा? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज हमेशा किस पे रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट पे, जो निकालना फिलहाल हमें हमें नहीं आती। और लीज लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। राइट ऑफ यूज वो भी सॉफ्ट में चला गया, लीज लाइबिलिटी वो भी सॉफ्ट में चली गई। अब ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में चली गई हैं, और आगे इनके साथ अब क्या किया जाए? अब आगे क्या करना है? अब हेडिंग हमारी चेंज होने जा रही है। पैरा 29 में आ जाए। पैरा 29। अब हमारे पास हेडिंग आ रही है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अब लिखा हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the right of use asset applying a cost model। सर लेसी को चाहिए कि वो राइट ऑफ यूज वाले एसेट को कॉस्ट मॉडल पे चला दे। हाँ सर, कॉस्ट मॉडल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? क्या करते थे उसमें? क्या करते थे? सर एसेट को डेप्रिशिएट करते थे, जरूरत पड़े तो इम्पेयर्ड भी करते थे। आगे जाकर हम राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करवाएंगे। डेप्रिशिएट करवाने के लिए एंट्री बनाएंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डेप्रिशिएट किसको करवाना है? राइट ऑफ यूज को। हम राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर देंगे। इससे होगा क्या? राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट हो रहा है, क्यों? वक्त के साथ कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हमें जो राइट मिला हुआ है वक्त के साथ वो एक्सपायर होता जा रहा है। जब उसको हम डेप्रिशिएट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक वक्त आएगा राइट ऑफ यूज फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, और फुली डेप्रिशिएट होने के बाद बैलेंस शीट से हट जाएगा। सर राइट ऑफ यूज तो हट गया, लीज लाइबिलिटी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब लीज लाइबिलिटी के साथ क्या करना है? इसके लिए आप आ जाइए पैरा 36 पे। पैरा 36। आफ्टर द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the lease liability by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made, and remeasure the carrying amount of any reassessment or lease modification। तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ रहा क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था लीज मॉडिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लाइबिलिटी पड़ी हुई है आपके पास, किसमें? क्रेडिट में। अब इस लाइबिलिटी के ऊपर वक्त के साथ क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा। वो कहता है जब इंटरेस्ट चार्ज हो, लीज लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है सर, जब इंटरेस्ट हम पर चार्ज होगा, हम एंट्री बनाएंगे फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। जो भी इंटरेस्ट वक्त के साथ हम पे लगता जाएगा, हम उसे लाइबिलिटी में इंक्रीज करते जाएंगे। फिर इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जब आप पेमेंट्स करो, लाइबिलिटी को डिक्रीज कर देना। जब जब मैं आपको पेमेंट करूंगा, उस वक्त एंट्री बना दूंगा लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट।
अल्टीमेटली होगा क्या बेटा, राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होकर बैलेंस शीट से हट जाएगा और लीज लायबिलिटी पे होकर बैलेंस शीट से हट जाएगी और ये वक्त आएगा लायबिलिटी भी हट जाएगी और एसेट भी हट जाएगा। यहां पर एक बार याद रखना, ये एंट्री जब भी बनाओ, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा एंट्री के सवाल आते हैं इस टॉपिक के, हमेशा बैंक को क्रेडिट करना, कभी भी यहाँ पर कैश मत लिखना, क्योंकि आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है। वहां पे आपने एक सेंटेंस लाजमी सुना होगा, लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। सुना है ना भाई, हम ये लीज की पेमेंट्स करते हैं, ये टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ कर देता है, ये बोलता है अलाउबल एक्सपेंस है, लेकिन शर्त क्या है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से पे करो। तो लिहाजा प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी कंपनीज हैं वो अपना टैक्स एक्सपेंस क्लेम करने के लिए हमेशा पेमेंट किससे करती हैं, चेक के जरिए करती हैं। फिर नॉलेज के लिए एक बात और बता रहा हूँ, ये लीजिंग कंपनी पेमेंट लेती कैसे। मान लो हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और 5 साल के दौरान हर महीने मुझे 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए देने, ये पता क्या करेंगे, जब आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, ये 5 साल के चेक आज ही हमसे ले लेंगे, इसको आप कहते हो पोस्ट डेटेड चेक्स। मतलब ऐसा नहीं होगा हर महीने उनका आदमी आएगा चेक देने, आपने कहा नहीं है भाई भाग जाओ, या अभी नहीं है कल ले जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या बोलेंगे, सर हमारा आपकी डेट डिसाइड है, हर महीने की 1 तारीख को आपने पेमेंट करनी है, 1 तारीख की हर महीने के आप हमें इतने चेक बनाकर दे दें। आपने 100 100 रुपए वाले 5 साल के 60 चेक्स बनाकर उनको दे दिए, लेकिन डेट क्या लिखोगे, आज से 1 महीने बाद की, फिर आज से 2 महीने बाद की, ये क्या कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। वो सारे चेक आप अपने पास संभाल के रख लेते हो, जैसे जैसे पेमेंट वाला दिन आता है एक एक चेक निकाल कर आप अपने अकाउंट में जमा करवाओगे, कौन, लेसर। अब ये लेसी की जिम्मेदारी है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि वो चेक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये सारे पेमेंट एक साथ कर दी जाती है, लेकिन डिपॉजिट एक एक करके चेक को किया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता लेसर को सारी पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। चलें सर, अब यहां से एक बात सीखने को मिली, सर वो क्या, अभी मैंने एंट्री बनाई है, इसमें आपको नजर आ रहा है दो चीजें निकल के सामने आई। नंबर 1 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है सर, और फाइनेंस चार्ज। आप जब भी कोई ऐसी लीज पे लाओगे आपके दो एक्सपेंस निकलेंगे, और आप सबको पता है एक्सपेंस कहाँ जाता है, वो सौसी में जाता है। तो जब लेसी अपना सौसी बनाएगा तो लीज पर एसेट लेने की वजह से वो अपने दो एक्सपेंस दिखाएगा, एक दिखाएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और दूसरा दिखाएगा फाइनेंस चार्ज। ये दो चीजें सौसी में चली जाएंगी लेसी के। और आगे चलो, सॉफअप में आ जाओ। जब लेसी अपना सॉफअप बनाएगा, सॉफअप के अंदर नॉन करंट एसेट्स दिखाएगा, नॉन करंट एसेट में दिखाएगा राइट ऑफ यूज, और अगर राइट ऑफ यूज डेप्रीशिएट होता हुआ आ रहा है लेस करवा देगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। तो जो भी राइट ऑफ यूज की रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट होगी वो बैलेंस शीट में आ जाएगी, वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, वो दिखाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाएगा लीज लाइबिलिटी। लेकिन हमारे जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंस्टॉलमेंट, चाहे वो महीने की बुनियाद पर हो या एनुअल बेसिस पर हो। ये जो इंस्टॉलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगले 12 महीने में कुछ पैसे मैंने आपको देने और कुछ 12 महीनों के बाद देने। जो 12 महीनों के अंदर देने होते हैं हम उसे करंट मेच्योरिटी कहते हैं, करंट पोर्शन कहते हैं, ठीक है।
तो लीज लाइबिलिटी की करंट मैच्योरिटी निकालनी पड़ती है, करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। इस तरह से लेसी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट करेगा। यानी अगर मैं लेसी हूं और मैंने एसेट लीज पे नहीं लिया है तो मुझे ये सारी चीजें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं लेसी हूं, एसेट को लीज पर भी लेके बैठा हुआ हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में अब ये नई चीजें भी दिखेंगी। राइट ऑफ यूज भी दिखेगा अपनी कैरिंग अमाउंट पे, लीज लाइबिलिटी भी दिखेगी, ठीक है, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी दिखेगा और फाइनेंस चार्ज भी निकलेगा। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम आप FAR 1 से सुनते हुए आ रहे हो, FAR 2 में उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसका नाम है IS 12 डेफर्ड टैक्स, सर अबील का चैप्टर है। याद करो जब हम रीवैल्यूएशन के सवाल करते थे, उस सवाल के ब्रैकेट में लिखा होता रिक्वायर्ड में इग्नोर टैक्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स। याद आ रहा है कुछ? अब क्योंकि आपने टैक्स पढ़ लिया है तो एक बार आपको पता ही है, टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की बहुत सारी बातों को नहीं मानता। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे IAS क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता, हमारा इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है हम उसको मानते हैं। जैसे आपको पता है हम लोग अकाउंटिंग में जो डेप्रीसिएशन निकालते हैं वो क्या बोलते हैं, डिसअलाउ। और वो क्या बोलते हैं, टैक्स के हिसाब से जो डेप्रीसिएशन निकलता है वो हम आपको अलाउ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। इसी तरह से टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देगा। इन दोनों को टैक्स डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर देगा। वो बोलेगा हम इन दोनों को नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते, और तुम किसको मानते हो? किसको मानते हो वो तो आपको पहले ही पता है। वो किसको मानते हैं? लीज पेमेंट्स को। अरे हमें इससे मतलब नहीं है तुम डेप्रिशिएट कितना कर रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हमें इससे मतलब है पेमेंट कितनी कर रहे हो। जो पेमेंट करोगे वो हम अलाउ करेंगे। तो यहीं से अब एक बात नई निकल रही है। जब सर अबील आपको IS 12 पढ़ाना शुरू करेंगे, ऐसे पूछेंगे लीज की अकाउंटिंग आती है, आपने कहा आती है। वो पूछेंगे रीवैल्यूएशन आती है, आपने कहा आती है। बोलेंगे अब आपको मैं ये सिखाता हूँ, जब टैक्स डिपार्टमेंट रीवैल्यूएशन को नहीं मानेगा, डिसअलाउ करेगा, जब टैक्स डिपार्टमेंट लीज को डिसअलाउ करेगा, उससे हमारे टैक्स एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। वो आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे, डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी निकालना सिखाएंगे। ठीक है सर, याद क्या रखना है, एसेट अगर लीज पे लाओगे डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट निकलेगी। क्या याद रखना है, एसेट अगर लीज पे लाओगे डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट निकलेगी। एसेट अगर रीवैल्यू करोगे डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट निकलेगी। आगे और बोलूं, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट निकलेगी, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट IS 23 कहता है कैपिटलाइज कर लो क्वालिफाइंग एसेट में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपने ऐसी कोई बात कहीं नहीं पड़ी। ये हमारा झगड़ा रहेगा जगह जगह टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और इन सारे झगड़ों का एक हल है, नाम क्या है उसका, डेफर्ड टैक्स IS 12। वो सिखाएगा इन झगड़ों को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। हाँ भाईजान, लेसी की थोड़ी बेसिक बातें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अगली क्लास में इंशाल्लाह अब इसकी प्रैक्टिस आपको शुरू करवाता हूँ।